नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान 360 चैनल जिस पर रीट ईवीएस क्लास स्टार्ट की गई है, तो दोस्तों आप भी इसके साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई का भरपूर आनंद उठा सकते हो। और अनअकैडमी जो आज भारत का सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो दोस्तों इस पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। अनअकैडमी जिस पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार की गई आपको लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों उपलब्ध रहेगी। दोस्तों आज ही गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और अपनी सफलता का मार्ग जो है वो सुनिश्चित करें। दोस्तों छोटा सा मेरा परिचय, मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी शिक्षण संस्थाओं के अंदर आरपीएससी एग्जामों के लिए पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों आप इन अकेडमी के साथ जुड़कर मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों देरी किस बात की है, जल्द से जल्द आप अकेडमी के साथ जुड़े और अपनी सफलता का मार्ग सुनिश्चित करें। अगर दोस्तों आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हो तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेज, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें घर बैठे आप लाइव डिस्कस कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। बिल्कुल आपको एक क्लास रूम का बिल्कुल माहौल मिलेगा। बिल्कुल तो इसी तरीके से आप तैयारी करोगे तो बड़ी मजे से तैयारी कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जिसमें बात होगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आप अगर आपको जानना अपनी तैयारी का लेवल, तो आप लाइव टेस्ट एंड क्विज दे सकते हो, जिससे आप अपनी तैयारी का स्तर जान सकते हो कि अपन किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। और अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में ये निश्चित समय के लिए बिल्कुल अदर किसी चार्ज की बिल्कुल फ्री है। तो आज ही दोस्तों आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें और अपनी सफलता का मार्ग जो है वो सुनिश्चित करें। दोस्तों अनअकैडमी में आपके लिए दो बड़े फायदेमंद प्लान हैं। पहला है 12 मंथ का जो मात्र 7,000 रुपये में है, और दूसरा जो है वो 24 मंथ का है जो मात्र 8,400 रुपये में है। दोस्तों अगर आपको इसमें भी 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा जो प्रोमो कोड है कुमाऊ10 वो यूज कर सकते हो, और आपको डिस्काउंट के बाद में 12 मंथ का जो कोर्स है वो मात्र 6,300 रुपये में उपलब्ध होगा, और 24 मंथ का जो कोर्स है वो मात्र 7,560 रुपये में उपलब्ध होगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द अपनी सफलता का मार्ग सुनिश्चित करें और अनअकैडमी का कोर्स खरीदें। दोस्तों अपने कल जो टॉपिक देखा था वो टॉपिक था अपना राजस्थान की वेशभूषा। आपको क्लास पसंद आई होगी, बिल्कुल लेवल की बात की थी। दोस्तों आज अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान की चित्रकला, और रीड के सिलेबस में बिल्कुल मेंशन है हस्तकला और चित्रकला। हस्तकला और चित्रकला दोनों टॉपिक मेंशन है, तो दोनों जो टॉपिक हैं वहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो अधिकतर बच्चे पढ़ के नहीं जाते। और दोस्तों अगर आप ये टॉपिक पढ़ के जाओगे तो ही आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो और बच्चों से भीड़ से आप आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों बिल्कुल आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। बिल्कुल तरीके से क्लास पढ़ते रहो, मजे से क्लास पढ़ते रहो, लेते रहो। तो दोस्तों बात आती है राजस्थानी चित्रकला को, कौन सी कला, राजस्थानी चित्रकला को आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में, राजस्थानी चित्रकला को आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में राजपूत राजपूत चित्रकला शैली नाम दिया। दोस्तों पता होना चाहिए आपको कि राजस्थानी चित्रकला को आनंद कुमार स्वामी नाम का एक आदमी था। कौन था? आनंद कुमार स्वामी। तो आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में राजपूत चित्रकला शैली नाम दिया। दोस्तों अपने को पता होना चाहिए कि राजस्थानी चित्रकला को किसने राजपूत चित्र शैली नाम दिया। तो राजस्थानी चित्रकला को आनंद कुमार स्वामी ने कौन सी पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में क्या नाम दिया? राजपूत चित्रकला शैली नाम दिया। क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ पर जो चित्रकला जो करवाने का जो कार्य था
श्रेय जो था वो किसको जाता है, राजपूतों को जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ, राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है वो जैसलमेर से प्राप्त ओद निर्युक्ति व्रत तथा दसव कालिका सूत्र चूर्णी है। दोस्तों राजस्थानी जो चित्रकला का जो प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, वो जैसलमेर से प्राप्त हुआ था। और कौन कौन से थे, ओद निर्युक्ति व्रत तथा दसव कालिका सूत्र चूर्णी, ये दो मुख्य ग्रंथ थे। इन दोनों को भारतीय कला का द्वीप स्तंभ कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, छोड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय कला का द्वीप स्तंभ किसे कहते हैं। तो भारतीय कला का द्वीप स्तंभ जो है वो किसको कहते हैं, वो जैसलमेर से प्राप्त हुए थे ओद निर्युक्ति व्रत तथा दसव कालिका सूत्र चूर्णी, इनको भारतीय कला का द्वीप स्तंभ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है कि जैसलमेर में जो सोनारगढ़ का किला है, जैसलमेर में जो सोनारगढ़ का किला है, वहां पर उस सोनारगढ़ के किले में कौन सा पुस्तकालय है, कौन सा पुस्तकालय है, और वहां पर क्या मिला था। दोस्तों मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। जल्दी से फटाफट बिल्कुल तरीके से आंसर दो, मजा आ जाएगा। दोस्तों बता देता हूं आपको, तो वहां पर था जिनभद्र सूरी पुस्तकालय। कौन सा, जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ पुस्तकालय था, जहां पर प्राचीन काल की पांडुलिपियां वहां पर देखने को मिली थी। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ता है। वापस बता देता हूं आपको, राजस्थानी चित्रकला को आनंद कुमार स्वामी, क्या नाम था, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में राजपूत चित्रकला शैली नाम दिया था। क्या नाम दिया था, राजपूत चित्रकला शैली नाम दिया था। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम उपलब्ध जो ग्रंथ है वो जैसलमेर से प्राप्त हुआ था, और नाम क्या था, ओद निर्युक्ति व्रत तथा दसव कालिका सूत्र चूर्णी। और इन दोनों ही ग्रंथों को भारतीय कला का द्वीप स्तंभ कहा जाता है। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। राज्य में ताम्रपत्र पर चित्रित, दोस्तों क्वेश्चन बड़े, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है, सब चीजें बताई जाएगी। तो चलो देखते हैं। राज्य में ताम्रपत्र पर चित्रित उपलब्ध प्रथम जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दोस्तों प्रश्न आ जाएगी, राज्य में ताम्रपत्र पर पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा था। ताम्रपत्र जो होता है उस पर पहला चित्रित जो ग्रंथ था उसका नाम क्या था, उसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी उस ग्रंथ का नाम था, जिसका चित्रकार कमलचंद्र था। जिसका चित्रकार कौन था, कमलचंद्र जी उसके क्या थे, चित्रकार थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन थे, कमलचंद्र जी थे। और यह मेवाड़ के शासक तेज सिंह के समय चित्रित किया गया था। किसके समय, मेवाड़ के शासक तेज सिंह के समय ये चित्रित किया गया था। तो ये अपने को पता होना चाहिए। चलो आगे बात आता है कि राज्य में दूसरा चित्रित ग्रंथ, पहला तो हो गया श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जिसके चित्रकार कमलचंद्र जी थे और मेवाड़ के तेज सिंह के समय चित्रित किया गया था। राज्य में दूसरा चित्रित जो ग्रंथ था वो महाराणा मोकल के समय, किसके समय, महाराणा मोकल। और महाराणा मोकल जो थे वो कुंभा के पिता थे। कौन थे, महाराणा कुंभा के पिता थे महाराणा मोकल, जिसकी हत्या चाचा मेरा और महपा पवार ने मिलकर कर दी थी। और दोस्तों जो मोकल थे वे भी एक महान शासक थे। कुंभा ने इनकी मौत का जो बदला है वो चाचा मेरा और महपा पवार की हत्या करके लिया था। तो इतिहास में राणा मोकल को एक बड़े ही बड़े नाम से, पहुंची हुई हस्ती के नाम से जाना जाता है। और इसका जो बेटा था महाराणा कुंभा, एक ऐसा लाल पैदा किया था जिसको इस विश्व में कोई हरा नहीं पाया था, वो था महाराणा कुंभा, जिसके लिए जितने शब्द कहे जाए उतने कम है। हर चीज में प्रवीण जो आदमी था वो था महाराणा कुंभा। चाहे कला हो,
संस्कृति हो, नाटक हो, युद्ध हो, कौशल हो, साहस हो, कोई सा ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसमें महाराणा कुंभा ने उपलब्धि हासिल नहीं की, तो वो था महाराणा कुंभा। चलो दोस्तों देखते हैं बात आगे। तो चलो, राज्य में दूसरा चित्रित ग्रंथ महाराणा कुंभा के समय, किसके समय, महाराणा महाराणा मोकल के समय दिलवाड़ा में, दिलवाड़ा कहां पर है, माउंट आबू शिरोई में है, दिलवाड़ा में चित्रित सुपासनाहा चरियम, कौन सा, सुपासनाहा चरियम या चरित्रम, आगे लिखा हुआ भी है सुपार्श्वनाथ चरितम, सुपार्श्वनाथ चरितम। तो दोस्तों सीधा प्रश्न आ सकता है कि राज्य में दूसरा चित्रित ग्रंथ कौन सा था, किसके काल में, महाराणा मोकल के समय, और जो नाम था वो था सुपार्श्वनाथ चरितम, और इसके चित्रकार थे हीरानंद जी। कौन थे, हीरानंद जी जो थे इसके चित्रकार थे। कौन थे, हीरानंद जी इसके चित्रकार थे। बिल्कुल मजे से पढ़ते रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, बिल्कुल मौसम चिल करके रखेंगे। राजस्थान में चित्रकला की जो कर्म भूमि है वो मेदपाट या मेवाड़ को ही मानी जाती है। राजस्थान में चित्रकला का जो उद्गम माना जाता है, उद्भव माना जाता है, कर्म भूमि मानी जाती है, जन्म स्त्री मानी जाती है, वो किसको माना जाता है, मेदपाट या मेवाड़ को। किसको, मेदपाट या मेवाड़ को माना जाता है। चलो बात आगे करते हैं। तिब्बती इतिहासकार थे जिनका नाम था तारानाथ जी। क्या नाम था, तारानाथ जी। तिब्बती जो इतिहासकार थे तारानाथ जी ने मरु प्रदेश में, कहां पर, मरु प्रदेश में 7वीं शताब्दी में सरंगधर नामक चित्रकार था। क्या था, सरंगधर नामक चित्रकार था। तो दोस्तों बात कर रहे थे अपन तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश में 7वीं शताब्दी में सरंगधर नामक चित्रकार था, जो राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार था। दोस्तों प्रश्न आ जाए कि राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन था, उनका नाम था सरंगधर जी। क्या नाम था, सरंगधर जी उनके चित्रकार थे, जो मरु प्रदेश में राजशील का राज दरबारी चित्रकारी था। जो मरु प्रदेश में तो राजाओं का जो राज दरबारी चित्रकारी था, कौन, सरंगधर, ये भी अपने को पता होना चाहिए। राज्य में अलनिया, राज्य में अलनिया, दर्रा कोटा, बेराट जयपुर, दर भरतपुर में आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र मिले थे। अगर दोस्तों प्रश्न आ जाए कि राज्य में आदिमानव के द्वारा बनाए हुए चित्र कहां से मिले, तो ये मिले थे दोस्तों अलनिया। कहां से, अलनिया, दर्रा कोटा, बैराट जयपुर, दर भरतपुर आदि से आदिमानव द्वारा बनाए गए 6 चित्र मिले थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपने जो शैली आती है उसका नाम है मेवाड़ शैली। कौन सी है, मेवाड़ शैली। आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है कि राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसको माना जाता है। जल्दी से आंसर दो दोस्तों। जल्दी से आंसर दो, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसको माना जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। राजस्थान में स्थापत्य कला का जो जनक है वो माना जाता है दोस्तों किसको, महाराणा कुंभा को। किसको, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसी तरीके से पढ़ते रहो। बिल्कुल, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं सबसे पहले मेवाड़ शैली। तो दोस्तों मैं आपको इसमें कुछ आपको स्पेशल और बता देता हूं, नोट डाउन करना उसको। नाम था रामकृष्ण दास जी ने हमारी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कहा था। नाम था रामकृष्ण दास जी, नाम था रामकृष्ण दास जी।
राम कृष्णदास जी। इस राम कृष्णदास जी ने ही हमारी चित्रकला जो है उसको राजस्थानी चित्रकला कहा था। क्या कहा था? राजस्थानी चित्रकला कहा था। अब दोस्तों, अपनी जो चित्र शैलियां हैं, अपने को पढ़ना क्या है इसमें थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है, सबसे पहली शैली आती है मेवाड़। कौन सी आती है? मेवाड़। जगह थोड़ी कम है, यहां पर बता देता हूं, एक मिनट। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेवाड़। मेवाड़ से, और मेवाड़ से में क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे चावंड उदयपुर, चावंड या उदयपुर। एक पढ़ेंगे नाथद्वारा, इसी में एक पढ़ेंगे इसी में नाथद्वारा, एक पढ़ेंगे इसी में देवगढ़, जो प्रतापगढ़ में है। तो मेवाड़ शैली में चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़, ये शैलियां इसके अंदर पढ़ेंगे। और मैंने बताई थी आपको, मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। इसके बाद में पढ़ेंगे मारवाड़। इसके बाद में पढ़ेंगे मारवाड़। और मारवाड़ में क्या है? मारवाड़ में अपन पढ़ेंगे जोधपुर। मारवाड़ से पढ़ेंगे जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, किशनगढ़, नागौर, अजमेर, अजमेर और जैसलमेर, और जैसलमेर। तो दोस्तों, अपने को ये पता होना चाहिए कि मारवाड़ शैली में कौन कौन सी जो उपशैलियां है वो आती है। तो मारवाड़ में जोधपुर आती है, बीकानेर आती है, किशनगढ़ आती है, आपकी नागौर आती है, अजमेर आती है और जैसलमेर आती है। सीधा प्रश्न पुटअप करेगा, निम्न में से कौन सी मारवाड़ शैली में नहीं है? तो अपने को पता होना चाहिए, इसमें जोधपुर भी आता है, बीकानेर भी आता है, किशनगढ़ भी आता है, नागौर भी आता है, अजमेर भी आता है, जैसलमेर भी आता है। उसके बाद में आती है ढूंढार शैली। उसके बाद में क्या आती है? ढूंढार शैली। तो ढूंढार शैली, ढूंढार शैली, देखो ढूंढार शैली में क्या है? ढूंढार शैली जो है उसमें आता है एक तो आमेर जयपुर, आमेर और जयपुर। ढूंढार शैली में आता है आमेर जयपुर, अलवर, अलवर। उसके बाद में उनियारा टोंक, उनियारा टोंक और शेखावाटी। और क्या आती है? शेखावाटी। और एक आती है फिर हारोती। हारोती में आता है कोटा बूंदी, कोटा और बूंदी। दोस्तों दिमाग में उतार लेना इस जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेवाड़ के अंदर जो आता है वो चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़। उसके बाद में मारवाड़ में आता है सबसे जो बड़ी शैली है, जिसकी उपशैलियां है जोधपुर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, जैसलमेर और किशनगढ़। ये सब किसमें आती है आपकी? ये आपकी मारवाड़ शैली की उपशैलियां है। ढूंढार में आता है आमेर, जयपुर, आपका अलवर, उनियारा, शेखावाटी और हारुती में आता है कोटा बूंदी। तो दोस्तों ये अपने को पता होना चाहिए। अब अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं जिसकी शैली का नाम है, उसका नाम है मेवाड़ शैली। कौन सी है? मेवाड़ शैली। और मेवाड़ शैली के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पहले बता चुका, और फिर अपन देखेंगे कि पहला चित्रित ग्रंथ और दूसरा चित्रित ग्रंथ। तो ये सब चीजें अपन बिल्कुल तरीके से देखेंगे, सब चीजें देखेंगे। बिल्कुल बने रहो क्लास के अंदर, बड़े मजे से पढ़ते रहो। चलो देखते हैं मेवाड़ शैली। और मेवाड़ शैली में सबसे पहले आती है उदयपुरी शैली। तो उदयपुरी शैली के अंदर क्या है? राजस्थान की मूल चित्रकला शैली मेवाड़ शैली को ही माना जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान की जो मूल चित्रकला शैली है वो मेवाड़ शैली को ही माना जाता है। कौन शैली को माना जाता है? मेवाड़ शैली को ही माना जाता है। महाराणा कुंभा का काल राज्य में
राज्य में कला के उत्थान के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है। दोस्तों मैंने पहले बताया था आपको कि वीर विनोद ग्रंथ के लेखक श्यामलदास जी ने भी यही कहा था कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग बने हुए हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और महाराणा कुंभा का काल मेवाड़ की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। यह भी एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। सॉरी, मेवाड़ की महाराणा कुंभा का काल राजस्थान की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। यह भी अपने को पता होना चाहिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। चलो देखते हैं। तो महाराणा कुंभा का काल राज्य में कला के उत्थान के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है। चलो बात आगे आती है मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ। तो मेवाड़ शैली है, उसका जो प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है वो मैंने आपको पहले बताया था। यह मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, जो 1260 में गुहिल शासक तेज सिंह के समय आहार में कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर कला संस्कृति के अंदर चित्रकला में से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आने की 90% संभावना होती है कि मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जो है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो 1260 में गुहिल शासक तेज सिंह के समय आहार में कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया है। इस शैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ महाराणा मोकल के समय, इस शैली का दूसरा जो चित्रित ग्रंथ है वो महाराणा मोकल के समय 1422 से 23 के मध्य चित्रित सुपार्श्वनाथ चरित्रम है, जिसे सुपार्श्वनाथ चरित्रम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ता है। आगे बात आती है कि महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल 1628-1652 के मध्य जो था वो मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसका काल था? तो राजस्थान की स्थापत्य कला का जो स्वर्णकाल था वो तो दोस्तों था कुंभा का काल। लेकिन आपको पूछे कि मेवाड़ की स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसका काल था, तो वो था जगत सिंह प्रथम का काल जो है वो मेवाड़ की स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। बड़ा ही गजब का प्रश्न है। आगे बात आती है इस काल में रागमाला, कौन सी माला? रागमाला, रसिक प्रिया, कौन सी? रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भगवत पुराण आदि जो ग्रंथ है उनको चित्रित किया गया था। इस काल में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भगवत पुराण आदि ग्रंथों को चित्रित किया गया था। चित्रकार जो थे उनका नाम था साहिबदीन। क्या नाम था? साहिबदीन। और जो रामायण है उसको मनोहर नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। आदि ग्रंथों को चित्रित किया गया था। इस काल के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो थे साहिबदीन व मनोहर। क्या नाम था? साहिबदीन व मनोहर जो थे वो यहाँ के प्रमुख चित्रकार हुए थे, जिनका गुणगान आज भी किया जाता है इस शैली के अंदर। तो ऐसे भी महान व्यक्ति हुए थे जिन्होंने इस कला संस्कृति को एक स्वर्णिम इतिहास, स्वर्णिम जो पेजों पर लिखवाने का जो कार्य किया था, इसकी बुलंदी के ऊपर लेके गए थे। वो कौन थे? साहिबदीन और मनोहर। दोस्तों नाम चित्रकारों की और भी है, लेकिन यहाँ पर वही चीजें पढ़ाई जा रही है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो किताबें भरी पड़ी है दोस्तों, लेकिन मैं आपको वही चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। एक बार देखो जल्दी से, मैं पानी पी लेता हूं। चलो धन्यवाद दोस्तों। बात आगे आती है इस काल में पहली बार मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव रहा था। किसके काल में? जगत सिंह प्रथम के काल में। क्योंकि दोस्तों इस समय तक मुगलों का प्रवेश हो चुका था, तो इस काल में पहली बार मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। दोस्तों सीधा प्रश्न आता है कि मेवाड़ शैली पर मुगलों का प्रभाव किसके काल में पड़ा था? तो जगत सिंह के काल में। ठीक है,
दोस्तों ये भी थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, नाम है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734, 1710 से 1734 के समय नूरुद्दीन ने, क्या नाम था, नूरुद्दीन ने पंचतंत्र पर अनेक चित्र बनाए थे। किस पर? पंचतंत्र पर अनेक चित्र बनाए थे। और पंचतंत्र का जो अनुवाद है वो कलीला दमना नाम से हुआ था। पंचतंत्र का जो अनुवाद है और जो इस पंचतंत्र के जो लेखक थे वो थे विष्णु शर्मा। कौन थे? विष्णु शर्मा जी जो थे वो इसके लेखक थे। तो पंचतंत्र का जो अनुवाद है वो कलीला दमना नाम से हुआ। अतः कलीला व दमना मेवाड़ चित्र शैली में चित्रित पंचतंत्र कहानी के दो पात्र हैं। तो दोस्तों प्रश्न आ जाइए कि कलीला व दमना का संबंध किस शैली से है? तो इनका जो संबंध है वो मेवाड़ शैली से है। किस शैली से है? मेवाड़ शैली से इनका संबंध है। आराम से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अपने को तैयारी करनी है। चलो आगे देखते हैं। तो कलीला व दमना मेवाड़ चित्र शैली में चित्रित पंचतंत्र कहानी के दो पात्र हैं, जिसमें एक सरल स्वभाव का और दूसरा बुरे स्वभाव का है। तो दोस्तों ये थी भाई आपके कलीला और दमना की बात कि एक इनमें सरल स्वभाव का था और दूसरा जो था इनमें बुरे स्वभाव का था। ये अपने को पता होना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। मेवाड़ शैली का प्रमुख जो विषय था वो रहा कृष्ण भक्ति। क्या रहा था? कृष्ण की जो भक्ति है वो यहाँ पर इस शैली का प्रमुख विषय रहा था। तो कृष्ण की भक्ति तो भी चारों तरफ ही की जाती है, लेकिन अगर प्रश्न स्पेशल प्रश्न पूछ ले कि मेवाड़ शैली का जो प्रमुख भक्ति का जो विषय था वो क्या था? कृष्ण भक्ति रही थी। अब दोस्तों सीधा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा चित्रकार मेवाड़ शैली से संबंधित नहीं है या है? तो दोस्तों ये आपको नाम याद होने चाहिए। साहिबराम मनोहर करपाराम। क्या नाम है? साहिबराम मनोहर करपाराम जीवाराम भैरूराम। दोस्तों राम ही राम लगे मिलेगी ज्यादातर आपको कि साहिबुद्दीन, तीन तो थे भाई दीन वाले, साहिबुद्दीन, नसरुद्दीन और नूरुद्दीन और शोबख्श, मनोहर करपाराम जीवाराम और भैरूराम। तो साहिबुद्दीन, मनोहर, आपके करपाराम, तो दोस्तों प्रमुख चित्रकार जो थे उनके नाम है साहिबुद्दीन, मनोहर, करपाराम, जीवाराम, भैरूराम, नसरुद्दीन, नूरुद्दीन, शोबख्श आदि जो थे वो इसके प्रमुख चित्रकार थे। चित्तौरों की ओबरी, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। चित्तौरों की ओबरी, चित्तौरों की जो ओबरी है ये महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा स्थापित चित्रशाला थी, जिसे तस्वीरों कारखानों के उपनाम से भी जाना जाता है। चित्तौरों की ओबरी जो है ये महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा स्थापित चित्रशाला है, जिसे तस्वीरों कारखानों उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। दोस्तों प्रश्न बड़े पूरी गजब के प्रश्न हैं, बिल्कुल मजे से पढ़ते रहो और बड़े तरीके से। चलो आगे देखते हैं। दोस्तों प्रश्न आता है कि जो उदयपुर शैली है उसमें प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा था, पक्षी कौन सा था और रंग कौन से थे। ये भी एक गजब का प्रश्न यहाँ से पुटअप होता है। तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि क्या थे क्या नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो वृक्ष था वो था कदम का वृक्ष। प्रश्न पूछ ले कि कदम के वृक्ष का संबंध, कदम के वृक्ष का संबंध किस शैली से था, तो उसका जो संबंध था वो था आपका उदयपुर शैली से। किससे था? उदयपुर शैली से इसका संबंध रहा था। दोस्तों आगे बात आती है कि पशु पक्षी, हाथी और चकोर। तो पशु पक्षी थे वो थे हाथी और चकोर थे वो क्या थे? यहाँ के प्रमुख पक्षी और पशु थे। चलो आगे बात आती है, प्रमुख रंग जो था वो था लाल और पीला। कौन सा? लाल और पीला जो रंग था वो यहाँ का प्रमुख रंग था। तो ये भी अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए।
और दोस्तों यहाँ की क्या विशेषता थी, यहाँ पर शिकार के दृश्यों में 3D प्रभाव देखने को मिलता था। शिकार के में यहाँ पर 3D प्रभाव देखने को मिलता था। दोस्तों ये भी यहाँ की क्या थी, प्रमुख विशेषताएं थी। इसके बाद में जो अगली शैली आती है उसका नाम है श्री नाथद्वारा शैली। क्या नाम आता है, श्री नाथद्वारा शैली। तो दोस्तों नाथद्वारा शैली में जो यहाँ के प्रमुख जो कार्य करवाया था वो करवाया था राज सिंह। और राज सिंह का नाम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो राज सिंह का नाम ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसको पता नहीं हो कि राज सिंह कौन था, तो उसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे आपको। देखो, महाराणा राज सिंह के समय शिहाड़ गांव राजसमंद जिले में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित हुई थी। तो दोस्तों प्रश्न पहला ही आता है कि श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो किसके काल में स्थापित करवाई गई थी। तो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो आपके राज सिंह के काल में शिहाड़ गांव राजसमंद में स्थापित करवाई गई थी। ये अपने को पता होना चाहिए। जिसे इस शैली का उद्भव हुआ था, तो नाथद्वारा शैली का उद्भव ही किससे हुआ था, इसे श्रीनाथ जी के मंदिर से, यहीं से इस शैली का उद्भव हुआ था। इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। चलो दोस्तों बात करते हैं आगे। दोस्तों बात आती है कि यहाँ के जो मंदिर हैं वहां पर कौन संप्रदाय था। तो यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय में मंदिरों में यहाँ पर जो वल्लभ संप्रदाय है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। चलो दोस्तों देखते हैं। जिसे इस शैली का उद्भव हुआ था, यह शैली उदयपुर शैली व ब्रज शैली का मिश्रित रूप है। दोस्तों श्री नाथद्वारा शैली जो है वो उदयपुर शैली और ब्रज शैली का जो है वो मिश्रित रूप है, जिसमें कृष्ण लीलाओं को सर्वाधिक चित्रांकन किया गया है। किसको, कृष्ण लीलाओं को इसमें सबसे अधिक चित्रांकन किया गया है। जो श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं थी बाल रूप में, बाद में गोपियों के साथ में मक्खन खाते हुए, तो उन लीलाओं को यहाँ पर अंकित किया गया है। यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, उस श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे कपड़े के ऊपर जो छपाई की हुई है उसे पिछवाई कला के नाम से जाना जाता है। पिछवाई कला जो है वो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ये आपके हस्तकला में क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। चलो बात आती है, महाराणा राज सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। जो महाराणा राज सिंह है उनका काल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। वल्लभ संप्रदाय में मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जो चित्र बनते हैं उन्हें पिछवाई कहा जाता है। तो वल्लभ संप्रदाय का संबंध भी किससे है, नाथद्वारा शैली से वल्लभ संप्रदाय का भी संबंध है। नाथद्वारा शैली की जो प्रमुख देन है वह पिछवाई कला। क्या है, पिछवाई कला। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बात आगे आती है कि यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके नाम है चतुर्भुज। क्या नाम है, चतुर्भुज नारायण उदयराज। चतुर्भुज नारायण उदयराज, घासीराम चंद्रपाल जी, और यहां पर एक थे भगवान जी, एक थे आपके भगवान जी और एक थे आपके पुरुषोत्तम जी। एक थे आपके पुरुषोत्तम जी। तो ये क्या थे, यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। और यहाँ पर दो महिलाएं चित्रकार थी, एक का नाम था कमला, एक का नाम था इलायची। एक का नाम था कमला और एक का नाम था इलायची। तो ये जो दो थी ये महिलाएं चित्रकार थी। तो ये अपने को पता होना चाहिए। इस प्रकार से ये थी आपकी नाथद्वारा शैली। तो नाथद्वारा शैली में अपन ने देखा चतुर्भुज नारायण उदयराज, घासीराम चंद्रपाल, भगवान जी, पुरुषोत्तम जी, ये क्या थे, यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। और कमला व इलायची जो थी ये महिला चित्रकार थी। अब दोस्तों बात आ जाती है कि पशु पक्षी यहाँ पर जो थे वो थे गाय और मोर। कौन थे, गाय और जो मोर थे वो यहाँ पर पशु पक्षी थे। तो गाय और मोर के चित्र यहाँ पर सबसे अधिक बनाए गए हैं। जो वृक्ष है वो है केला और कदम। केला और कदम का जो वृक्ष है वो यहाँ के प्रसिद्ध वृक्ष है। रंग जो है वो पीला और हरा। क्या है, पीला और
हरा। तो दोस्तों ये यहाँ से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आपको नाथ द्वारा शैली पसंद आई होगी और इसी प्रकार से अपने को पढ़ते हुए चलना है, हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है दोस्तों। कि अगर कला संस्कृति में से, अगर इस चित्रकला में से प्रश्न आता है तो अपनी क्लास के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं चावंड शैली। आगे देखते हैं चावंड शैली। तो चावंड शैली भी एक महत्वपूर्ण शैली है जिसके बारे में अपन पूरा अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप की संकटकालीन जो राजधानी थी, महाराणा प्रताप की जो संकटकालीन जो राजधानी थी उसी का नाम क्या था? चावंड। क्या नाम था? चावंड। तो महाराणा प्रताप की संकटकालीन जो राजधानी थी उसी का नाम क्या था? चावंड था। महाराणा प्रताप के समय इस शैली का प्रारंभ हुआ और राणा प्रताप के समय की जो प्रसिद्ध करती है वह ढोला मारू। तो महाराणा प्रताप जो थे उनके समय ये शैली जो है वो प्रारंभ हुई थी और राणा प्रताप के समय जो यहाँ की प्रसिद्ध जो करती थी उसका नाम था ढोला मारू। क्या नाम था? ढोला मारू। अमर सिंह के काल में नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था। अमर सिंह के काल में नसरुद्दीन ने रागमाला एक जो चित्र था उसका चित्रण किया था और अमर सिंह का काल ही इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। और इस शैली के चित्रकार थे वो वही चित्रकार थे जो उदयपुर शैली के थे, क्योंकि उदयपुर शैली चावंड शैली एक ही शैली थी। ये मैंने आपको अलग से नोट भी करवा दिया है क्योंकि एक ही शैली थी। तो यहाँ के जो चित्रकार थे, तो दोस्तों यहाँ चित्रकार थे मनोहर, करपाराम, मनोहर, करपाराम, गंगाराम। मनोहर, करपाराम, गंगाराम, उमरा, जगन्नाथ, जगन्नाथ नोट डाउन करना, नसरुद्दीन, साहिबुद्दीन, भैरूराम। तो ये यहाँ के क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे। और दोस्तों जो उदयपुर शैली मैंने आपको पढ़ाया वही इसके अंदर विशेषताएं हैं। लाल पीले रंग का प्रयोग हुआ था, कदम के वृक्ष अधिक देखने को मिलते हैं। तो वही सब चीजें हैं। उम्मीद है समझ में आई होगी। इसी प्रकार चलते रहो, चलते रहोगे पथ पर तो चलने में माहिर बन जाओगे। चलते रहोगे पथ पर तो चलने में माहिर बन जाओगे। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर मुसाफिर बन जाओगे। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर मुसाफिर बन जाओगे। दोस्तों इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है। चलो बात करते हैं आगे देवगढ़ शैली की। किसकी? देवगढ़ शैली की। तो देवगढ़ शैली की बात करते हैं। ये भी जो मेवाड़ शैली है उसकी उप शैली है। दोस्तों मेवाड़ शैली जो थी, ये जैसे आपकी मेवाड़ शैली, इस मेवाड़ शैली की जो उप शैलियां थी वो है आपकी 4 या 3। उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड और देवगढ़। ये क्या है? इसकी उप शैलियां हैं। ये अपने को पता होनी चाहिए। चलो बात करते हैं देवगढ़ शैली की। महाराजा जय सिंह के समय, किसके द्वारा? महाराजा जय सिंह के समय द्वारिकादास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने को पता यह होना चाहिए कि देवगढ़ ठिकाने की स्थापना किसने की थी? देवगढ़ आता है प्रतापगढ़ में। किसमें? प्रतापगढ़ में। तो महाराणा जय सिंह के समय द्वारिकादास चूड़ावत ने, किसने? द्वारिकादास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी, जिसमें मेवाड़ में मारवाड़ शैलियों के मिश्रण से देवगढ़ शैली का उद्भव हुआ था। यह अपने को पता होना चाहिए कि मेवाड़ में मारवाड़ शैलियों के मिश्रण से देवगढ़ शैली का उद्भव हुआ है। प्रमुख चित्रकार जो थे उनका नाम था बैजनाथ, चोखा और कंवला। बैजनाथ, चोखा और कंवला यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। चलो दोस्तों बात करते हैं श्रीधर अंधारे। नाम है एक
बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, श्रीधर श्रीधर अंधारे। जो श्रीधर अंधारे हैं उनके द्वारा ही इस शैली को प्रकाश में लाने का इनको श्रेय जाता है। तो इस शैली का जो उद्भव है सबसे अधिक वो किसके काल में हुआ था, किसने किया था, श्रीधर अंधारे। तो श्रीधर अंधारे जो है इस चित्रकला को प्रकाश में लेकर आए थे। दोस्तों बात आगे आती है कि इसमें मेवाड़, मारवाड़ तथा ढूंढार चित्रकला का समन्वय देखने को मिलता है। देवगढ़ शैली में मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढार शैली का समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ के जो सामंत थे वो 16वें उमराव कहलाते थे। यहाँ के जो सामंत थे वो 16वें उमराव, यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। यह भी अपने को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि यहां पर हरे व पीले रंगों का प्रयोग अधिक होता था। कौन से, हरे व पीले रंगों का प्रयोग यहां पर सबसे अधिक होता था। और उदाहरण मोती महल तथा अजारा की ओबरी के भित्ति चित्र। दोस्तों अगर प्रश्न पूछ ले कि देवगढ़ शैली कहां पर देखने को मिलती है, तो मोती महल और अजारा की ओबरी के जो भित्ति चित्र है वो इसके सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आपकी देवगढ़ शैली। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। और इसी प्रकार से बड़े तरीके से अपने को पढ़ना है, सब चीजें तरीके से अपने को पढ़नी है। चलो आगे आती है मारवाड़ शैली स्कूल। मारवाड़ शैली, इसको स्कूल भी बोल देते हैं, या जोधपुर शैली। दोस्तों ये सबसे बड़ी शैली है क्योंकि इसी में है आपकी जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, अजमेर शैली, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, जैसलमेर शैली, सभी इसी में है। इसलिए अपने को बड़ी डिटेल से इस शैली को पढ़ना है और अपना जो लक्ष्य है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। चलो जोधपुर शैली के ऊपर बात करते हैं बड़े बढ़िया तरीके से। जोधपुर शैली मुगल एवं स्थानीय शैली के प्रभाव से जोधपुर शैली का जन्म हुआ है। सबसे पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट आ चुका है कि जोधपुर शैली का जो उद्भव है वो किससे हुआ था। दोस्तों वो हुआ आपका मुगल व स्थानीय शैली से। किससे, मुगल एवं स्थानीय शैली के प्रभाव से जोधपुर शैली का जन्म हुआ है। इसका जन्म 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। लगभग 16वीं शताब्दी में इसका उद्भव माना जाता है। किसका, जोधपुर शैली का। तो मुगल एवं स्थानीय शैली के प्रभाव से जोधपुर शैली। दोस्तों ये तो टॉपिक है थोड़ा सा कठिन है, आपको लग रहा होगा, थोड़ा बोर सा महसूस हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों जो टॉपिक हार्ड लगता है उसी में से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप देख लो कि आपको क्वेश्चन सही करके आना है या थोड़ा सा मन को सांत्वना चाहिए। दोस्तों सांत्वना तो जिंदगी मिलती रहेगी और मिलती रही है। अगर थोड़ी सी आज मेहनत कर लोगे तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। कि ना राह पर ना राह गुजर से, ना राह पर ना राह गुजर से हमारे पांव कांटा तो हमी से निकलेगा। और इसी गली में कुछ बूढ़े फकीर गाते हैं, तलाश कर खजाना यहीं से निकलेगा। तो जो खजाना आप में भरा पड़ा है उस खजाने को पहचानो और बड़े तरीके से तैयारी करो। दोस्तों सफलता सामने है, खड़ी है, उसको खींच के लाना है। और दोस्तों सरकारी नौकरी है एक बेवफा लड़की की तरह होती है कि बेवफा प्यार की राहों में तू मुझे अकेली छोड़ गई, बेवफा प्यार की राहों में तू मुझे अकेली छोड़ गई, मैं देखता रह गया और तू किसी और के साथ निकल गई, मैं देखता रह गया और तू किसी और के साथ निकल गई। दोस्तों ये सरकारी नौकरी तो ऐसी है भी। सपना आपने भी देखा है, सपना सबने देखा है, 16 लाख बच्चों ने सपना देखा है, लेकिन मिलेगी कितनों को, मिलेगी ठीक है जो जितनी पोस्टें हैं उतनों को ही मिलेगी। इसलिए दोस्तों सपना सब देखते हैं लेकिन उसको साकार करने का जुनून सब में होना चाहिए। जब वो जुनून आ जाएगा तो ऐसे मान लेना आपको अपना लक्ष्य है वो बिल्कुल 100% प्राप्त होगा। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए बिल्कुल अपने को देर नहीं करनी है, बड़े तरीके से अपने को काम करना है। चलो बात करते हैं आगे। चलो मैं बता रहा था आपको
कि इस शैली का जो उद्भव है वो मुगल व स्थानीय शैली के प्रभाव से जोधपुर शैली का जन्म हुआ है। इसका जन्म 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है। कौन शताब्दी? 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है। इस शैली का सर्वाधिक विकास राव मालदेव, जो मालदेव का शासनकाल था 1531 से 1562 तक का था, तो इस शैली का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो राव मालदेव के काल में हुआ था। किसके काल में? राव मालदेव के काल में ही इस शैली का सबसे अधिक विकास हुआ था। दोस्तों प्रश्न पूछ ले कि जोधपुर शैली का सबसे अधिक विकास जो है वो किसके काल में हुआ था? तो वो हुआ था मालदेव के काल में। अगला प्रश्न आता है, इस शैली में चित्रित ग्रंथ उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी, उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी जो है इस शैली का चित्रित ग्रंथ है, जो बड़ौदा संग्रहालय गुजरात में सुरक्षित रखा हुआ है। दोस्तों अगर प्रश्न आ जाए कि जोधपुर शैली में जो उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी ग्रंथ है वो कहां पर संरक्षित है, तो बच्चे तुरंत कर देते हैं मेहरानगढ़ जोधपुर, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। ये जो चित्र ग्रंथ है ये आपका बड़ौदा संग्रहालय गुजरात में सुरक्षित रखा हुआ है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे आता है चौकेलाव महल के भित्ति चित्र। किसके? चौकेलाव महल के भित्ति चित्र जो है वो राव मालदेव के सैन्य रुचि को दर्शाते हैं। चौकेलाव के जो महल हैं वहां पर जो भित्ति चित्र बने हुए हैं वो राव मालदेव जो है उस राव मालदेव के सैन्य रुचि को दर्शाते हैं, कि राव मालदेव की सैन्य जो रुचि थी उसकी युद्ध करने वगैरह की, तो वो ये सब कुछ दर्शाते हैं, जिसमें राम रावण युद्ध तथा सप्तशती चित्रों को चित्रित किया गया है। किसमें किसको चित्रित किया गया है? इसमें राम रावण युद्ध तथा सप्तशती चित्रों को इसमें चित्रित किया गया है। मोटा राजा उदय सिंह, कौन? मोटा राजा उदय सिंह के समय इस शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जो मोटा राजा उदय सिंह था वो जोधपुर का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। क्योंकि जब अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था, 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था, तो वहां पर तो जोधपुर का शासक था मोटा राजा उदय सिंह वहां पर शामिल होने गया था, क्योंकि वहां पर जो रावचंद्र सेन गया था तो रावचंद्र सेन बिना अधीनता स्वीकार किए वापस लौट आता है, तो वहां पर जो मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो किसने की थी? उदय सिंह ने की थी, और तभी अकबर इसको मोटा राजा की उपाधि देता है। दोस्तों प्रश्न ये भी बन सकता है कि उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बड़े बढ़िया तरीके से अपने को पढ़ना है, तो तभी अपना कल्याण हो सकता है। चलो आगे देखते हैं, सूर सिंह के समय, किसके समय? सूर सिंह के समय भगवत पुस्तक प्रकाश डोला मारू चित्र बनाए गए। सूर सिंह के समय भगवत पुस्तक प्रकाश और डोला मारू के चित्र बनाए गए थे। दोस्तों सीधा प्रश्न बन सकता है कि पुस्तक प्रकाश व डोला मारू चित्र किसके काल में बनाए गए थे? तो किसके काल में बनाए गए थे? सूर सिंह के काल में बनाए गए थे। जसवंत सिंह के समय प्रचलित प्रेम कथाओं पर चित्र बने थे। किसके समय? जसवंत सिंह के समय प्रचलित प्रेम कथाओं पर चित्र बने थे। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि जसवंत सिंह जो था वो दोस्तों जब अपन इतिहास पढ़ेंगे तब आपको सब कुछ बताया जाएगा कि जसवंत सिंह जो था वो एक रंगीले टाइप का आदमी था, तो इसके समय प्रचलित जो प्रेम कथाओं के ऊपर जो चित्र हैं वो बनाए गए थे। और कौन कौन चित्र बनाए गए थे उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन। तो ढोला मारू, सोनी महिवाल, केशव महिराम के चित्र बनाए गए थे। तो इनके बारे में अपन ने बात की कि जसवंत सिंह के समय जो प्रेम आधारित जो है वो चित्र बनाए गए थे, और जिनमें ढोला मारू, सोनी महिवाल और केशव महिराम आदि के चित्र यहाँ पर बनाए गए थे। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे बात आती है, विभिन्न ऋतुओं पर 12 मास चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। जो 12 महीने की ऋतुएं हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। मानसिंह के समय इस शैली में नाथ संप्रदाय के चित्र बने थे। जो मानसिंह था,
मानसिंह राठौड़, उस मानसिंह राठौड़ के समय इस शैली में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र यहाँ पर बने थे। किसके? नाथ। और जो मानसिंह का काल है वो ही जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। मानसिंह का काल ही जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। और दोस्तों एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरसिंह के समय ही यहाँ पर रागमाला का चित्र बना था। किसका? सूरसिंह के समय यहाँ पर रागमाला का चित्र बना था। यह भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों बात आगे आती है कि यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन कौन थे। तो चित्रकार पिछली बार पटवारी के एग्जाम में प्रश्न आया था यहाँ से। प्रमुख चित्रकार थे वीरजी, नारायण दास भाटी, अमरदास जी, छज्जू भाटी, किशनदास, शंकरदास, शिवदास, देवदास, जीतमल। ये कहते हैं यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। वीरजी, नारायण दास जी, दास ही दास लगे हुए अगर आपको दिख जाए तो दास लगे हुए जो चित्रकार हैं वो आपके उनका संबंध है मारवाड़ चित्रशैली से, जोधपुर से। तो दोस्तों वीरजी, नारायण दास भाटी, अमरदास, छज्जू भाटी, किशनदास, शंकरदास, शिवदास, देवदास, जीतमल आदि प्रमुख चित्रकार थे। आगे बात आती है इस शैली में मरुस्थल के ऊंचे ऊंचे टीले, इस शैली में मरुस्थल के ऊंचे ऊंचे टीले, झाड़ियां, आम के वृक्ष, ऊंट, घोड़े, कुत्ते के चित्र प्रमुख विशेषता है। इस शैली में मरुस्थल के ऊंचे ऊंचे टीले, अब टीलों में क्या होती है? झाड़ियां होती है और नहीं होती है भाई? होती है। तो टीलों में क्या होती है? झाड़ियां होती है। और क्या चलता है वहां पर? ऊंट चलता है, कुत्ता चलता है। और दोस्तों यहाँ पर आम के वृक्ष और घोड़े भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये इस शैली की क्या है? प्रमुख विशेषता है। और देखते हैं इस शैली की क्या क्या विशेषता है। दोस्तों इस शैली में प्रमुख जो पशु पक्षी हैं वो है ऊंट, घोड़ा, कौवा, चील। क्या क्या है? ऊंट, घोड़ा, कौवा और चील जो है वो यहाँ के प्रमुख पशु पक्षी हैं। वृक्ष, तो वृक्ष है यहाँ पर आम का वृक्ष, रंग है पीला, रंग है पीला। तो दोस्तों जो जैसलमेर है वो भी तो उधर का जो रंग है वो तो आपको पता है वैसे ही पीला ही है भाई। तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब दोस्तों और यहाँ पर कौन कौन चित्र अपने को देखने को मिलते हैं उनके बारे में और बात कर लेते हैं। इससे चित्र शैली में बादलों का अधिक प्रयोग हुआ है। किसका? बादलों का। इस शैली में बादलों का अधिक प्रयोग हुआ है, उनका अधिक चित्रण किया गया है। राजस्थानी वेशभूषा का अधिक प्रयोग हुआ है। किसका? राजस्थानी वेशभूषा। राजस्थानी वेशभूषा का अधिक प्रयोग हुआ है। राजस्थानी वेशभूषा का अधिक प्रयोग हुआ है। और दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां से देखने को मिलती है उनके बारे में और बात कर लेते हैं। यहां पर पुरुष लंबा चौड़ा और महिलाओं का तिगना कद था। पुरुष जो थे इस शैली में वो लंबे चौड़े थे और महिलाओं का जो था वो तिगना कद था। सीधा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है कि किस शैली में पुरुषों का लंबा कद था और महिलाएं तिगनी थी। तो वो थी आपकी जोधपुर या मारवाड़ शैली। इस शैली में प्रेम कहानियों का अधिक चित्रण किया गया है। किसका? प्रेम कहानियों का अधिक चित्रण किया गया है, जिनमें ढोला मारू, महेंद्र मूमल, वीरमदेव सोनगरा, उजली जेठवा आदि जो आपकी प्रेम प्रसंग वाली जो चित्र हैं उनका अधिक यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये थी आपकी जोधपुर शैली। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या है, फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है, बिल्कुल धमाधम कमेंट्स करो। दोस्तों आज अपन ने दो शैलियां देखी और जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको दोनों शैलियां समझ में आई होगी। आज अपन ने सबसे पहले अपन ने देखा कि इन चित्र शैलियों का इतिहास क्या रहा, कहां से प्रारंभ हुई, सबसे अधिक कहां पर प्रभाव पड़ा था। और उसके बाद में अपन ने मेवाड़ शैली देखी और मेवाड़ शैली में अपन ने चार उसकी उप शैलियां देखी, उदयपुर शैली, चावंड शैली,
नागद्वारा शैली और देवगढ़ शैली। उसके बाद में जो सबसे जो बड़ी शैली है उसका नाम आपका मारवाड़ शैली। तो मारवाड़ शैली में कौन कौन शैली आती है? तो मारवाड़ शैली के अंदर जो है वो आपकी जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, अजमेर शैली, आपकी नागौर शैली, जैसलमेर शैली, ये उसी के पार्ट हैं। दोस्तों अगर प्रश्न पूछ ले निम्न में से कौन सी मारवाड़ शैली है नहीं है, तो आप आराम से मेरे हिसाब से बता सकते हो। दोस्तों आपसे उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं कल इसी वक्त इसी टाइम पर। शाम को जो अपनी क्लास चल रही है एमसीक्यू की, तो दोस्तों वो लेना नहीं भूलिए, क्योंकि अगर वो लोगे तो आपको ये भी क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।